हेलो एवरीवन दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि योजना आयोग की। तो योजना आयोग बेशक अब नहीं रहा है पर लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है आपका। तो हम लोग यहाँ पे यही बात करेंगे कि योजना आयोग की हिस्ट्री क्या रही है या करंट में योजना आयोग के बाद जो आपका नीति आयोग है उसके क्या करंट सिनारियोज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, योजना आयोग यानी कि आपका योजना प्लानिंग कमीशन है ना। तो प्लानिंग की जब हम बात करते हैं या प्लानिंग कमीशन की जब हम बेसिकली बात करते हैं तो उसका सिंपली मतलब क्या होता है? सिंपली मतलब होता है योजना बनाने का कि भैया प्लानिंग करनी है भविष्य के लिए। आप मेरे पास क्यों पढ़ रहे हैं या आप मेरी क्लास क्यों पढ़ रहे हैं? वो आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भैया कुछ प्लानिंग बनानी होगी आपको कि मान लीजिए आपको अभी आप इस लेवल पे हैं, आगे जाके आपको एक ऑफिसर लेवल पे जाना है या टीचर जो भी बनना है आपको, ठीक है। तो वहाँ तक जाने के लिए आपकी कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, ये आपका प्लानिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे मेरे को ये करना है, यहाँ पे मेरे को ये करना है, यहाँ पे मेरे को ये करना है। तो इस तरह का एक कंप्लीट एक एंटायर प्लानिंग प्रोसेस होता है। तो जब भी हमारी गवर्नमेंट भी आगे चल के कुछ ऐसी एक्टिविटी करने वाली है या कोई ऐसा काम करने वाली है जिसका आगे चल के कुछ प्लानिंग आगे चल के कुछ अचीव करना चाहती है, ठीक है, कुछ भी बड़ा करना चाहती है, तो वो उसके लिए प्लानिंग करती है यानी कि योजना बनाती है। ठीक है, क्लियर है? तो योजना आयोग का मतलब ही यही होता है जो प्लानिंग बनाता था। ठीक है, पूरे 5 साल के लिए प्लानिंग बनाई जाती थी अंडर योजना आयोग के अंदर। ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग बनाने का काम करता था योजना आयोग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो पूरी 5 साल के लिए काम करने का काम योजना आयोग का बेसिकली था। तो यही सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि योजना आयोग क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इंडिया के अंदर कितने प्लान्स बनाए गए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले में कवर आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, और साथ ही साथ गूगल ग्रुप में भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। ओके गाइस, तो प्लानिंग कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ कि प्लानिंग कमीशन वैसे तो 1950 में बना यानी कि 1950 में जाके बना था। पर जो बच्चों प्लानिंग कमीशन था ना, बेसिकली प्लानिंग कमीशन काम कैसे करता था? तो प्लानिंग कमीशन एक्चुअली काम किस तरीके से करेगा कि आने वाले भविष्य के लिए प्लान बनाता था, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि 5-5 साल का गैप पीरियड लिया गया। मतलब देखिए आने वाले 5 साल में यानी कि 5 ईयर्स में हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले, फिर अगेन 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले। तो इस तरीके से 5 ईयर का टाइम पीरियड लिया गया प्लानिंग कमीशन में। ओके बच्चों, तो प्लानिंग कमीशन में 5-5 साल का जो एक टाइम पीरियड लिया गया तो एंटायर उससे आपका एंटायर प्लानिंग्स बनी। ओके, तो उससे क्या बन गई, प्लानिंग बन गई। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज मेड बाय सर एम विश्वेश्वरैया, मतलब a noted engineer and politician in 1934 थ्रू हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। मतलब बोला गया है कि देखिए एक जो बहुत बड़े ये इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, ये इंजीनियर भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे, एम विश्वेश्वरैया जी ने एक किताब लिखी थी। ठीक है, तो एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, इसका नाम था आपका प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की एक इन्होंने किताब लिखी थी। इसी किताब को रिव्यू किया, इस किताब के बारे में जाना पढ़ा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस किताब को पढ़ा तो उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी। किसकी बात करी? इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी कि भारत में भी कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए या कुछ ऐसी योजना होनी चाहिए या एक एंटायर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो क्या करता हो, जो बेसिकली आपका क्या करे, मतलब एक एंटायर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो क्या करने का काम करे, जो बेसिकली प्लानिंग बनाने का काम करे। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? ये किताब से आई थी प्लानिंग योजना आयोग बनाने की, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो किताब लिखी गई थी सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा बेसिकली किताब लिखी गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन शुरू करने का पहला प्रयास एक प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनीतिज्ञ सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक आपका प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से किया था। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इन्होंने भी एक पहली बार इसकी जब बात करी, इन्होंने एक किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसी के थ्रू बेसिकली ये काम किया गया। सो वेल आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ पे कंप्लीटली समझ आई होगी। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक भी है, आप लोगों ने देखी भी होगी अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अच्छी किताब है। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स की किताब
किताब की अगर मैं बात करती हूँ तो एक किताब कई बार पेपर में पूछ लेता है, आई डू वट आई डू। ओके, आई डू वट आई डू, ठीक है। आई डू वट आई डू नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आई डू वट आई डू नामक किताब जो लिखी गई है ये रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो रघुराम राजन जी ने इस बेसिकली किताब को लिखा है, ठीक है। आई डू वट आई डू, ओके। तो आई डू वट आई डू किताब रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमारी इंडिया में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने आरबीआई डीमोनेटाइजेशन के समय पे, जिस समय पे विमुद्रीकरण हुआ था उस समय लीव करी थी, तो आई डू वट आई डू इनके द्वारा वो की गई है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन 1938 नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। its recommendation could not be implemented because of the beginning मतलब बोला गया 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आपका मतलब उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और भारतीय राजनीतिक स्थिति में बदलाव के कारण इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। मतलब देखिए 1934 में एक बुक से इंस्पिरेशन लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में, ठीक है, इसकी पहली शुरुआत कर दी थी, पर लेकिन आज भी उसकी एक ऑफिशियल स्थापना नहीं मानी जाती 1938, ठीक है। तो 1938 में उसकी एक ऑफिशियल शुरुआत नहीं मानी जाती, पर लेकिन एक शुरुआत हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? एक शुरुआत हो चुकी थी उसकी, ठीक है। पर लेकिन जो एक ऑफिशियल वो हम कहते हैं वो 1950 में कहते हैं, ठीक है। जब हम, क्योंकि भाई बच्चों यहाँ पे तो ठीक है देशभक्ति के नारे चल रहे थे, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रखे थे इंडिया के अंदर, ठीक है। पर लेकिन आगे जाके वो सब चीज़ें आपकी क्या हुई, वो सब चीज़ें आपकी आगे जाके बदलती गई, और बाद में जाके जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो 1950 में जाके उन्होंने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का स्टार्टअप किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। इन 1944 बॉम्बे प्लान वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे। 1954 में बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी एक प्लान्ड इकोनॉमी की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो बॉम्बे प्लान 1944 को आया था, ठीक है। तो जिसमें इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की इसमें बात करी गई थी, ठीक है। ओके गाइज, अगला आया इन 1954 गांधीयन प्लान वॉज गिवन बाय द एस.एन. अग्रवाल। मतलब प्लान बहुत सारे आए थे बच्चों, प्लानिंग कमीशन को कैसे बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो उसके बाद एक गांधीयन प्लान आया, बॉम्बे प्लान आया, बहुत सारे प्लान आए, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक है। तो गांधीयन प्लान आपका 1944 में आया था, ठीक है। गांधीयन प्लान भी 1944 में आया और बॉम्बे प्लान भी 1944 में आया, तो ये बात आपको याद रखनी है, गांधी योजना। इसके बाद आपका इन 1945 पीपल्स प्लान वॉज गिवन बाय एम.एन. रॉय। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। पीपल प्लान फॉर द प्लान्ड इकोनॉमी, एक प्लान्ड इकोनॉमी के लिए, एक पूरी तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे प्लान किया जाए, उसके लिए 1945 में आपका एम.एन. रॉय द्वारा पीपल प्लान्स को रखा गया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जो पीपल प्लान्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पीपल प्लान्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि पीपल प्लान्स कब आया था, तो 1945 में आया था, एम.एन. रॉय जी के द्वारा आया था, ठीक है, पीपल्स प्लान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों देखो, जब भी हम प्लानिंग कमीशन पढ़ते हैं तो अधिकतर, जब भी हम कहीं भी पढ़ते हैं तो हम अधिकतर 1950 से पढ़ते हैं, पर लेकिन जब प्लानिंग कमीशन बना था ना, तो उसके पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी। जैसे कि 1944 आपका क्या था, गांधीयन प्लान आया, 1944 आपका बॉम्बे प्लान आया, और 1945 आपका पीपल्स प्लान आया। ये प्लान बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग 1950 पे क्यों पहुँच जाते हैं। उसके पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना अति से भी ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। एक तो होता है अति आवश्यक, ये अति से भी ऊपर आवश्यक है, यानी कि अति अति आवश्यक। ओके, तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे। In 1950 सर्वोदय प्लान was given by J.P. नारायण। A few
पॉइंट्स ऑफ दिस प्लान वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब एक आपका सर्वोदय प्लान बनाया गया जिसके कुछ पॉइंटों को गवर्नमेंट ने, सरकार ने स्वीकार्य किया कि ये योजना भारत में चल सकती है। ठीक है, ये योजना भारत में चल सकती है। 1950 में काफी इंपॉर्टेंट प्लान है, जेपी नारायण के द्वारा लेके आया गया था प्लान। फिर इसके बाद भैया अब आता है योजना आयोग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इतने सारे प्लान बने। पहले एक्चुअली क्या होता है, जब कमेटी बैठी थी उसमें बात की गई थी कि आप प्लानिंग्स बनाइए कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, तो अलग 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 प्लान आए। पर बाद में जाके प्लानिंग कमीशन जब बन गया तो जब आपका ऑफिशियली उन चीजों को माना गया। ठीक है, देखते हैं कब बना। The Planning Commission was set up 15th of March 1950 under by the chairmanship of the Pandit Jawaharlal Nehru by the resolution of Union Cabinet। मतलब बच्चों, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बेसिकली आपका योजना आयोग बनाया गया था। ठीक है, वो भी आपका कब, आपका 15 ऑफ मार्च 1950 में बेसिकली योजना आयोग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अपना योजना आयोग पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे योजना आयोग को कि कब कैसे बना, कितनी प्लानिंग्स थी या क्या था, ये सारी चीजें हम लोग योजना आयोग की। और योजना आयोग के बाद ये भी देखेंगे कि नीति आयोग किस तरह से काम करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें देखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट में जाएंगे और आगे जाएंगे। इसमें नेक्स्ट आता है इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटुअरी बॉडी। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटुअरी बॉडी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज दैट बॉडी विच मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो संविधान में लिखी होती है, यानी कि वह निकाय जिसे संविधान में मेंशन किया गया है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो गाइज वन मोर थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज दैट बॉडी विच मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड स्टैट्यूटरी बॉडी इज दैट बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी इज दैट बॉडी विच इज नॉट in Indian Constitution, that is called statutory body. Okay, and all the constitutional bodies are headed by the President of India. I am saying कि the particular word President of India, then all constitutional bodies are headed by the President of India. But all the statutory body headed by the Government of India and passed by the Parliament. ठीक है, and passed by the Parliament. सो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशन निकाय संविधान में लिखे जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, तो ये संविधान में ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इन्हें संविधान में लिखा गया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करती हूँ तो स्टैट्यूटरी बॉडी को कभी नहीं लिखा गया है, ये हमेशा सहूलियत के लिए बनती है। लाइक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक है, तो ये हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में रही है। अगला आता है इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन। इसके अंदर जो रखे गए थे, जो योजना आयोग बना, इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो हमेशा एक्स ऑफिसो मेंबर की तरह, यानी कि बच्चों यहाँ पे एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। एंड ऑन वन डिप्टी चेयरमैन, एक इसमें डिप्टी चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब आपका सबसे जो मेन व्यक्ति हो गए ना वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो कि यहाँ पे एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक्स ऑफिसो, सॉरी इसको गलत लिख दिया मैंने, एक्स ऑफिसियो मेंबर। इसके बाद आपके डिप्टी चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं डीसी, इनकी अपॉइंटमेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एंड सम फुल टाइम मेंबर्स, एंड और उसमें कुछ फुल टाइम मेंबर। और मैं बता दूं इसके अंदर जो फुल टाइम मेंबरों की संख्या थी ना वो मैक्सिमम 8। ठीक है, 8 से ऊपर फुल टाइम मेंबर इसमें नहीं हो सकते थे, यानी कि फुल टाइम मेंबरों की जो संख्या थी मैक्सिमम 8 थी। फुल टाइम मेंबर वो सदस्य होते हैं, देखिए एक तो होता है फुल टाइम मेंबर, एक होता है पार्ट टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर आपके फुल टाइम ऑपरेशनल हेड, ऑपरेशनल मेंबर्स होते हैं जो पूरे दिन उस आयोग में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी के लिए समर्पित है। ठीक है, आपके पार्ट टाइम मेंबर वो मेंबर्स होते हैं, यानी कि पार्ट टाइम मेंबर आप उनको कहोगे जो बेसिकली आपका क्या करने लग जाते हैं, जो आप पार्ट टाइम मेंबर आई मीन आप उनको कहने लग जाते हो जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक काम के होने पर ही आते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर मान लीजिए देखो डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है MBBS, ठीक है,
एमबीबीएस भी होता है, यानी कि या फिजिशियन जिसे आप कहते हैं एमडी डॉक्टर, उनके अंदर कई सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, ये मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, तो हमारे हाथ में लगी, हमारा सर फूटा, कुछ भी फूटा, हम सीधा एमबीबीएस के पास भाग जाते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग डॉक्टर, ओके, जो सब कुछ कर देता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ स्पेशलाइज्ड की, मान लीजिए मेरे पैर में, घुटनों में दर्द है, तो मैं ऑर्थो के डॉक्टर के पास जा रही हूँ, फिर वो ऑर्थो का डॉक्टर मेरी स्किन या मेरा हेड, मेरी कार्डियो कुछ भी नहीं देखेगा, ठीक है। तो मतलब कि मैं स्पेसिफिकली उसके पास अगर जा रही हूँ तो वो पार्ट टाइम मेंबर है। तो ऐसे ही जब आपका क्या होता है, जब प्लानिंग कमीशन में कुछ स्पेसिफिक वर्क की जरूरत होती है तो पार्ट टाइम मेंबरों को बुलाया जाता है, पर ये प्लानिंग कमीशन में मेंशन नहीं था। प्लानिंग कमीशन में पार्ट टाइम मेंबरों के लिए कोई जगह नहीं थी, पर जब अब नीति आयोग बन गया है, नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और इसके अंदर हमेशा फुल टाइम मेंबर हैं। जो मेंबर हैं भैया एमबीबीएस टाइप सब मेंबर हैं, उनको जो भी काम दे दो वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो इसमें पार्ट टाइम मेंबर नहीं होते थे, नो पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है, नो। तो यहाँ पर ओनली फुल टाइम मेंबर, ओके। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में जाएंगे। अगला आता है बच्चे, द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर एंड डिप्टी चेयरमैन इज नॉट फिक्स। मतलब इसके सदस्य और उपाध्यक्षों का कार्यकाल मतलब निश्चित नहीं होता था कि मतलब वो कितने टाइम के लिए रहेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी। तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ इट्स मेंबर ऑल्सो, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑन इट्स द डिस्क्रिएशन। द नंबर ऑफ मेंबर कैन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग वाइज, मतलब देखिए इनमें अदला बदली होती रहती थी, गवर्नमेंट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती थी, कभी भी कोई भी किसी भी पोस्ट में चला जाता था। मैंने कहा ना कि आपका क्या होता था कि एमबीबीएस डॉक्टर की तरह कि कभी वो आपका सर चेक कर सकता है, कभी वो आपके दिलों की बीमारियों के बारे में बात कर सकता है, कभी वो आपके पैरों के दर्द की बात कर सकता है। तो उस तरह के बेसिकली इसमें मेंबर्स थे। अगला आता है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ 1951 टू 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1951 से की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब ये पहले प्लान जो बना था ना, वो एक सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंटल प्लान था जो 1951 से लेकर 1956 तक चला था, जिसमें कृषि के डेवलपमेंट को लेकर प्लान बनाया था। मतलब आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर जिसमें प्लान बनाया था कि भैया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कितना बेस्ट जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका कंप्लीटली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ही बात करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या था कि 1951 टू 1956 चला था और जो कंप्लीटली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो ठीक है, और ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल था। इसमें ये था कि भैया चल गया तो चांद तक, ना चल गया तो शाम तक, ठीक है। तो पर ये आगे चल के चल भी गया था। इसमें आगे आया, इट वॉज बेस्ड ऑन द हेरोड डॉमर मॉडल विद अ फ्यू मॉडिफिकेशंस। मतलब यह आपका क्या था कि बेसिकली इसे संशोधनों के साथ हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित किया गया था। हेरोड डॉमर मॉडल जो है आपका एक इकोनॉमिस्ट का मॉडल है, तो इसे कंप्लीटली हेरोड डॉमर मॉडल पे ही संशोधित कर दिया गया, ठीक है। तो बच्चे देखिए, पहला 5 ईयर प्लान जो लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से लेकर 1956 तक चला, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, कंप्लीटली कृषि पर बेस्ड था और ये हेरोड डॉमर मॉडल था, ठीक है। ये कंप्लीटली हेरोड डॉमर मॉडल था। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि ये हेरोड डॉमर मॉडल बेस्ड प्लान था, ठीक है। ओके गाइस, इसके बाद आया इट्स मेन फोकस, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका स्टार्ट हो गया है 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हो चुका है जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चला था। इट्स मेन फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो देश के कृषि विकास पर था। मतलब जो कृषि का विकास होता है उसके लिए बेसिकली ये था। इसके बाद आता है, दिस प्लान वाज सक्सेसफुल एंड अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3.6% मोर देन इट्स टारगेट। मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर पे बेस्ड किया था। इनका जो इन्होंने ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया था कि जो इस 5 साल में ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा, आपका 2.1 का इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था, पर इन्हें ग्रैंड सक्सेस मिली, 3.6 ग्रोथ हुई। तो बच्चों देखो, अगर मैं मान लो कोई नया कोचिंग शुरू करती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे ग्रैंड सक्सेस मिल जाएगी तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगी और आगे मैं उसको कंटिन्यू रखूंगी। इन्होंने यही किया था। जब इसे बनाया
पहले में ग्रैंड सक्सेस, पहले में दे छक्का, ठीक है। तो जब ग्रैंड सक्सेस मिल गई, तो ग्रैंड सक्सेस मिलने के बाद इन्होंने कुछ ना आव देखा ना ताव देखा, तो यहाँ से इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। अब तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला है, और जिसका आपका जो टारगेटेड पॉइंट था वो 2.1 था, पर लेकिन अचीव 3.6%। ओके, तो ये अचीव किया गया। यह योजना सफल रही और इसने 3.6 की वृद्धि दर, जिसका लक्ष्य था 2.1, हासिल की, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 IITs वर सेटअप इन द कंट्री। मतलब इस योजना के अंत में देश के अंदर पूरी 5 IITs थी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, IIT वगैरह इन सब के जो डेवलपमेंट हुए पहले ही हुए हैं, अभी देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। सच बोल रही हूँ ये बात मैं, अभी इस समय पे ये देखने के लिए भी मिल रहे हैं, तो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं 5 IITों की जो शुरुआत हुई थी इन्हीं 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसी 5 ईयर प्लान के दौरान, यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, आपका 5 IITs उस समय तक बन चुकी थी भारत के अंदर, ठीक है। अगला आता है बच्चे, अब आता है सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला 5 ईयर प्लान सक्सेसफुली ग्रैंड सक्सेस से मना लिया, जीत लिया, जीत हासिल कर ली। अब क्या होता है, अब सेकंड 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री में क्या बताया मैंने, हिस्ट्री में ये बताया कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और प्लानिंग कमीशन को आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में रहकर प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को कंप्लीटली सेटअप किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में रहकर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे चल के वर्कआउट, मतलब इसके पे पहला एक्सपेरिमेंट किया 1951 टू 1956, वो आपका ग्रैंड सक्सेस करा। फिर आया दूसरा प्लान, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान। तो ये जो चला था ये 1956 टू 1961, ठीक है। तो it was made for the duration of 1951 to 1963 अंडर द लीडरशिप और पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इस समय पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इन्हीं की अध्यक्षता में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1956 से 1961 तक ये प्लान चला। इट वॉज बेस्ड ऑन PC महालोनोविस मॉडल, जैसे वो आपका हेरोड डॉमर मॉडल था, ये आपका PC महालोनोविस मॉडल पर बेस्ड था, ठीक है। तो PC महालोनोविस मॉडल पर बेस्ड था, आधारित था। और ये मॉडल बच्चों, जैसे पहले वाला मैं अगर बात करती हूँ इन द ईयर ऑफ 1953, तो बच्चों जैसे मैं आपका बात करती हूँ ना, जब मैं बात करती हूँ वाली कि भैया पहला 5 ईयर प्लान कृषि पे बेस्ड था, और ये जो था ना ये औद्योगिकीकरण पे बेस्ड था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण पर औद्योगिकीकरण पर बेस्ड था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बच्चे बेस्ड था, ठीक है। तो ये प्लान आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कंप्लीटली आपका बेस्ड था। अगला आया बच्चों, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे सेकंड, जस्ट 2 मिनट। तो ये प्लान आपको समझ आ गया होगा, ठीक। अगला आया इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान। इट वॉज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1961 टू 1966। ये वाला प्लान 1961 से लेकर 1966 तक चला, ठीक है। तो ये प्लान आपका कंप्लीटली 1961 से शुरू हुआ और 1966 तक चला, अंडर द लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इस प्लान को बनाया गया। तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1951 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना। इस प्लान को हम गाडगिल योजना भी कहते हैं, आफ्टर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन DR गाडगिल। इसे गाडगिल प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके डेप्यूटी चेयरमैन थे वो आपके, इसके जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ इस प्लानिंग कमीशन के थे वो DR गाडगिल थे, और DR गाडगिल की योजनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए उनकी योजनाओं की वजह से ये प्लान भी सक्सेसफुल हुआ। पहला प्लान सक्सेसफुल विद ग्रैंड सक्सेसफुल, सेकंड प्लान ग्रैंड सक्सेसफुल, और आपका थर्ड प्लान भी ग्रैंड सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो जो ये गाडगिल प्लान था ना, तो ये गाडगिल योजना की वजह से आपका बेसिकली चला, और इस प्लान में आपका कृषि और उद्योग, ठीक है, तो कृषि और उद्योग,
ठीक है, कृषि उद्योग दोनों को शामिल किया गया, इसीलिए इस प्लान को बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इसमें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात ये कंप्लीटली समझ आ गई होगी। तो ये प्लान जो बेसिकली था मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कृषि प्लस उद्योग दोनों पे बेस्ड था। ठीक है, तो दोनों पे बेसिकली आपका बेस्ड था। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। अगला जो नेक्स्ट आता है, the main target of this plan was to make the economy independent. The stress was laid on agriculture and the improvement of the production wheat. मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया जा गया था। मतलब देखिए, कृषि और गेहूं का जो उत्पादन था उस पर जोर देने के लिए और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाने के लिए बेसिकली थर्ड 5 ईयर प्लान आया था। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पहला 5 ईयर प्लान हेरोड डॉमर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान आपका था पीसी महालोनोविस प्लान, और तीसरा आपका गाडगिल प्लान। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली प्लान थे। ठीक है, तो हेरोड डॉमर प्लान, पीसी महालोनोविस प्लान 1956 टू 61, और थर्ड आपका आ गया 1961 टू ठीक है, थर्ड जो हो गया आपका 1961 टू 1966। ठीक है, तो ये आपका प्लान था। अगला आता है अब भाई, उसके बाद देश की सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ी। क्यों बिगड़ी? क्योंकि उस समय पे अब युद्ध होने लग गए। ठीक है, इंडो चाइना आ गया, इंडो चाइना का वॉर स्टार्ट हो गया, सिनो चाइना वॉर जिसे आप कहते हैं, या इंडो पाकिस्तान। तो भैया देखिए, इतनी देर इंडो पाक और इंडो चाइना का युद्ध होने लग गया। तो आपका ड्यू टू द फेलियर ऑफ द प्रीवियस प्लान, मतलब कुछ प्लानिंग करी गई थी जो कि युद्ध की वजह से खराब हुई। तो ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्रीवियस प्लान द गवर्नमेंट अनाउंस 3 एनुअल प्लान कॉल्ड आपका प्लान हॉलीडे फॉर द 1966 टू 1969। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने 1966 से लेकर 1969 तक कोई प्लान नहीं बनाया और इसे प्लानिंग हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब ये क्या रहेगा, ये एक प्लानिंग हॉलीडे के नाम से बेसिकली जाना जाएगा। मतलब इस दौरान गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया ही नहीं, एक प्लानिंग हॉलीडे उसने डिक्लेयर कर दिया। सो वेल, आई होप कि आपको मेरी यहाँ पे बात कंप्लीटली समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट में बात करेंगे। ओके, तो अगला आता है द मेन रीजन बिहाइंड द प्लान। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट है द मेन रीजन बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वाज द इंडो पाकिस्तान वॉर एंड द सिनो इंडिया वॉर लीडिंग टू फेलियर टू द थर्ड 5 ईयर प्लान। मतलब देखिए, यहाँ पर ये जो अवकाश दिया गया था, ये हमारे इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर हुए थे, इनके वजह से जो फेलियर हो रहा था इकोनॉमी में। ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर हम देखें कि जो रशिया और आपका यूक्रेन के बीच में युद्ध की जो गतिविधियाँ चली, ठीक है, उसके दौरान ही इंटरनेशनल मार्केट पे कितने ज़्यादा असर हो गया। तो सोचिए कि जब युद्ध आपके साथ ही हो रहा हो तो आपकी इकोनॉमी तो पूरी बिगड़ के रख जाएगी। तो अगर मान लीजिए जब दूसरे कंट्रीज में हो रहा है तब हम पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब हमारे ऊपर ही अगर मान लो भगवान ना करे कभी हो, अब तो होगा नहीं, खैर जो हुआ, तो जब हमारे ऊपर हुआ तो हम पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा, हमारी इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा। तो बहुत सारे इफेक्ट पड़े होंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो उसी के चलते प्लान्स खराब हुए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 प्लान तो दे दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब तो कोई प्लान नहीं आएगा। अब गवर्नमेंट ने 3 साल का, यानी कि फॉर द 3 ईयर्स उसने कोई प्लानिंग नहीं दी और 3 साल के लिए आपका डिक्लेयर कर दिया प्लानिंग हॉलीडे। ठीक है, और ये वही हॉलीडे था जो चला 1966 से लेकर यानी कि 1969 तक। ठीक है, ये प्लानिंग हॉलीडे बेसिकली चला था। इसके बाद ड्यूरिंग दिस एनुअल प्लानिंग वर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी was given to the agriculture is allied sector and the industry sectors। मतलब यहाँ पे बोला गया इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि से जुड़े उद्योग। इस योजना के दौरान जब प्लानिंग हॉलीडे चल रहा था ना, यानी कि 3 साल का जब गैप चल रहा था प्लानिंग हॉलीडे पे अभी हम, ठीक है, तो प्लानिंग हॉलीडे जब चल रहा था 3 साल का गैप चल रहा था, तो इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि से जुड़े क्षेत्रों और उद्योगों को समान प्राथमिकता दी गई। मतलब देखिए, कृषि और उद्योगों पे ध्यान दिया गया कि भैया जहाँ जहाँ फेलियर हुई अब उसमें सुधारात्मक कार्य करने हैं, अब उसको सुधारना है, तो उनके लिए यहाँ पे ध्यान दिया जाने लग गया। इन अ बिड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन द कंट्री
कंट्री द गवर्नमेंट डिक्लेयर डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए, मतलब देश में निर्यात इंक्रीज हो जाए तो सरकार ने रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की, मतलब सरकार ने रुपए में अवमूल्यन कर दिया। तो बच्चे क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, देखिए कई बार करेंसी के रेट्स गिर जाते हैं, ठीक है, जो इंडियन करेंसी होती है या कोई भी कंट्री की करेंसी है उसके प्राइसेस यानी कि उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करेंसी है, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो कई बार करेंसी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो देयर आर टू रीजंस, उसके दो रीज़न होते हैं, ठीक है। एक आप उसे या तो उसे आप डेप्रिशिएशन कहेंगे, ठीक है, या तो आप उसे क्या कहेंगे, डेप्रिशिएशन। यू कैन ऑल्सो से मूल्यह्रास, द पर्टिकुलर वर्ड इज यूज मूल्यह्रास, या आप उसे क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है आपका बेसिकली अवमूलन, ठीक है, अवमूलन। ठीक है, तो या तो आप उसे डेप्रिशिएशन कहेंगे या आप उसे डिवैल्यूएशन कहेंगे। हम उसे डेप्रिशिएशन कब कहते हैं, डेप्रिशिएशन हम जब कहते हैं, देखिए मान लीजिए इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है डॉलर के कंपेयर में या करेंसी के कंपेयर में, वो वैल्यू आपकी रिड्यूस हो गई, तो उसमें या तो डेप्रिशिएशन हुआ है या डिवैल्यूएशन हुआ है। डेप्रिशिएशन हमेशा इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल फोर्सेस में जो भी चेंज आए, डिमांड सप्लाई फोर्सेस में अगर कोई चेंज आए, ठीक है, लाइक डिमांड बढ़ गई, डिमांड गिर गई, या इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव पॉजिटिव अगर कोई भी चेंज आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेप्रिशिएशन हो जाता है। क्या होता है, डेप्रिशिएशन, मतलब जब आपका मनी की वैल्यू यानी कि करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए। द पर्टिकुलर वर्ड यूज द ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस हो जाए तो आप उसे क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन कहते हैं। तो अगर मान लीजिए डेप्रिशिएशन है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से आपका अपने ही देश की करेंसी की वैल्यू को खुद से गिरा देती है, यानी कि आपका इटसेल्फ, यानी कि खुद से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको गिरा दिया। आरबीआई या हमारे देश की जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ठीक है। जब उसको खुद से गिरा दिया जाता है ना गाइस, उसको खुद से रिड्यूस कर दिया गया थ्रू द हाई अथॉरिटीज़ या उन सब के द्वारा खुद से जब उसे गिरा दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और डिवैल्यूएशन हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू होता है। अगर मान लीजिए डिवैल्यूएशन होगा तो करेंसी की वैल्यू गिर गई, अब पहले लोग हमसे कम सामान खरीदते थे, अब हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोर्ट इस कंट्री उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू हाई रहती है तो हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। अगर हमारी वैल्यू थोड़ी कम है, दूसरी मान लो ना, सिंपल सी बात है, जिस दुकान पे सामान सस्ता मिलेगा उस पर ही तो जाओगे। तो जिस कंट्री में सामान सस्ता मिलेगा, माल वाल सस्ता मिलेगा, स्पाइसेस मसाले या जिनको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अगर सस्ते मिलेंगे तो जब तो हम लोग उसे खरीदेंगे, है ना। तो बस वही सिचुएशन है, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले में जाएंगे, नेक्स्ट में, ओके गाइस। तो चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ पे यही बोला गया था कि देश में निर्यात बढ़ाने के लिए यानी कि इन द बिड ऑफ इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन द कंट्री द गवर्नमेंट डिक्लेयर डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपीस, मतलब उन्होंने रुपीस का डिवैल्यूएशन कर दिया उस कंडीशन में। अगला आता है नेक्स्ट वन, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके बाद बच्चों अब देखिए, जब ये अवधि खत्म हुई, 1969 का टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो तीसरा प्लान आया, यानी कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान आया, जो 1969 टू 1974 तक चला था, ठीक है। 1969 टू 1974 तक चला था ये वाला प्लान। तो यहाँ पे इट्स द ड्यूरेशन वाज द फ्रॉम 1969 टू 1974, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी मैम की लीडरशिप के अंदर हुआ था। उसी समय देश में इमरजेंसी भी लगी थी, ठीक है, इसके बाद लगी थी इमरजेंसी, तो ठीक है। तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी उस समय, जो कि अंडर आपका नेशनल इमरजेंसी जो हमारे देश में इसके बाद लगाई गई थी, है ना। तो वो मैं अभी बताऊंगी। देयर वर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स प्लान, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड द प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब इस योजना के दो मुख्य
उद्देश्य थे स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। मतलब अभी आत्मनिर्भर भारत हमारा चल ही रहा है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत यानी कि लोग कितनी सारी चीज़ हो गई आत्मनिर्भर भारत की। तो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो उसकी आत्मनिर्भरता के लिए और स्थिरता के लिए ये काम किया गया। उस समय भारत में गरीबी की सिचुएशन भी बहुत थी, क्योंकि उस समय आया था, उससे पहले कुछ ही समय पहले हरित प्लान चला था, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन चला था, ठीक है। तो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय पे चला, उससे पहले थोड़ी सी चला था, जो कि इंडिया के अंदर पूरी तरह से फेल हो गया था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इसके अंदर 3 फसलें था, गेहूं, चावल, मक्का। तो वीट, कॉर्न, राइस, ठीक है। तो वीट, कॉर्न एंड राइस, ये 3 फसलों की इसमें बात करी गई थी, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो वीट, कॉर्न, राइस 3 तरह की इसके अंदर बेसिकली फसलें थी, और इन 3 फसलों में ग्रीन रेवोल्यूशन जो चला था वीट, कॉर्न, राइस के लिए चला था, गेहूं, चावल, मक्का के लिए, ठीक है। ये जो बेसिकली था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारे देश में MS स्वामीनाथन जी को इसका फादर कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन को फादर कहते हैं। अगर वर्ल्ड में पूछ ले बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन, वर्ल्ड में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग आंसर करोगे आपका वर्ल्ड में। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर है आपका MS स्वामीनाथन, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपका इन वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड पूछेगा तो आपको आंसर करना है नॉर्मन बोरलॉन्ग। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जब चलाया गया तो वो फेल हो गया पूरी तरह से। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल जो तैयार हो रहा था, यानी कि जो बीज था वो हाइब्रिड बीज था, यानी कि आपका उच्च किस्म का बीज था, जिसको एफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से वो प्लान आपका ये चला नहीं, ठीक है। और ये 3 फसलों के लिए किया गया था, वीट, कॉर्न, राइस, यानी कि गेहूँ, चावल, मक्का। इसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना गया। तो वो समय पे देश में ना गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई, गरीबी भुखमरी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से चीज़ें अधिकतर ख़त्म हो गई। तो गरीबी भुखमरी जब इतनी ज़्यादा हो गई ना बच्चों, तो उस कंडीशन के बाद जब इतनी गरीबी भुखमरी सब फैलने लग गया, तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या होने लग गया, एक बात याद रखना, उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने एक नारा लगाया, गरीबी हटाओ, ठीक है। और वहीं पे लोगों ने नारा लगा दिया कि इंदिरा हटाओ। एक तरफ नारा चल रहा गरीबी हटाओ और एक तरफ नारा चल रहा इंदिरा हटाओ, है ना। तो ये चीज़ बहुत चली थी उस समय पे। अगला आता है 4th 5 ईयर प्लान का क्या था। ड्यूरिंग इट्स टाइम 14 major national banks were nationalized and the green revolution was started. Indo-Pakistan war of 1971 and the Bangladesh liberalization war टुक प्लेस। मतलब 4th 5 ईयर प्लान बड़ा ही दुख भरी कहानियों से रचा गया है, पर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। 14 बैंकों को 1969 में नेशनलाइज किया गया था, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, ठीक है। 50 करोड़ की कैपिटल के साथ, मतलब 50 करोड़ की कैपिटल के साथ 14 बैंकों को नेशनलाइजेशन घोषित कर दिया गया, उनको नेशनलाइज कर दिया गया इन 1969। उसी के साथ साथ आपका इंडो पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा था 1971 में। पता है आपको, याद है, याद तो नहीं, खैर उस समय ये जो वॉर हुआ था ना इंडो पाकिस्तान का, ये इतनी खतरनाक सिचुएशन थी ना उस समय की, मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन थी आपका जो ये इंडो पाकिस्तान की थी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि उस समय पे इंडिया के खिलाफ ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया, बहुत सारी कंट्रियों ने अपनी मिसाइलें दाग दी भारत के सामने इस तरीके से। फिर हमारा साथ दिया कि भैया भागते भागते हमारे पीछे से आया रशिया, छोटू तू रुक मैं तेरा साथ दूंगा, है ना। तो रशिया ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया कि भैया वो भाग भाग के रशिया वहाँ पर आया और रशिया ने हमें सपोर्ट दिया। अगर उस समय पे रशिया अगर हमें सपोर्ट नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो कुछ नहीं बचता, ठीक है। रशिया के सपोर्ट की वजह से 1971 के बाद हमारी दोस्ती हो गई गहरी, ठीक है। तो जय वीरू वाली दोस्ती हमारी जब भी हुई, तो ये चला। और बांग्लादेश का भी लिबरलाइजेशन हुआ, यानी कि बांग्लादेश का मुफ्ती युद्ध हुआ था उसी समय पे। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं इसके दौरान घटी थी 4th 5 ईयर के चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर आया चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कैसे तैसे खत्म हुआ। फिर आया आपका 5th 5 ईयर प्लान। 5th एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये 5 साल का नहीं बल्कि 4 साल ही चला था, ठीक है। तो इट्स ड्यूरेशन वॉज 1974 to 1978। दिस प्लान फोकस ऑन गरीबी हटाओ,
एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस। तो ये भी आपका गरीबी हटाओ का प्लान था। जब से इंदिरा गांधी आई थी ना, तो गरीबी गरीबी की बात ज़्यादा हुई, भुखमरी की बातें ज़्यादा हुई, और वो गाते थे कि गरीबी हटाओ, ठीक है, और लोग गाते थे इंदिरा हटाओ। तो ऐसी चीज़ें बहुत चल रही थी। आप अभी भी अगर पीछे जाओगे ना, तो नारे पढ़ोगे ना, तो इस तरह के नारे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आता है दिस प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रक्षा पर केंद्रित थी। अगला फिर ये प्लान चलता रहा बच्चों, ठीक है, ये प्लान चलता रहा और ये प्लान आगे जाके ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ पर इन लोगों को सक्सेसफुल थोड़ी बहुत मिली थी। उसके बाद ये प्लान ये सक्सेसफुल भी छोड़िए, सक्सेस मिल ही रही थी कि उसी दौरान हमारे देश में क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ तो सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, ठीक है। तो बेसिकली जब राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों घोषित हो गया, ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल उस समय पे घोषित कर दिया गया। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब होने लग गई, क्योंकि क्या हो गया कि जितनी भी पावर थी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी, और स्टेट गवर्नमेंट ख़त्म थी एकदम उस समय पे, जब तक नेशनल इमरजेंसी चली। और बहुत समय तक चली थी नेशनल इमरजेंसी, तकरीबन 2 साल तक नेशनल इमरजेंसी चली। तो उसी दौरान ये प्लान भी 1978 में ओवर हुआ, ठीक है। अब आगे आया, अब जब प्लान नहीं था तो फिर आया, उसके बाद फिर कोई प्लान नहीं बना, 2 साल तक कोई प्लान नहीं बना, उसे रूलिंग प्लान कहा गया। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ 5th 5 ईयर प्लान, द रूलिंग प्लान कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1978। तो अभी आपका 5वीं के बाद कोई नहीं आया, 1978 तो 1990, ठीक है, रूलिंग प्लान चला, ठीक है, रूलिंग प्लान चला। इन 1980 कांग्रेस रिजेक्टेड द रूलिंग प्लान एंड न्यू 6th ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद रूलिंग प्लान क्या था कि भैया पिछले जितना भी लॉस हुआ उसको संभालते हैं। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको संभालने से अच्छा हम अगली पंचवर्षीय योजना लेके आते हैं। तो 1980 कांग्रेस ने रूलिंग प्लान को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना को पेश की गई। मतलब न्यू 5 ईयर प्लान अब आ गया था, यानी कि पंचवर्षीय योजना बेसिकली अब रखी गई। ओके गाइस, ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कंप्लीटली, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो आपका जो 5 ईयर प्लान था आपका 1980 में कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया और नई पंचवर्षीय योजना बनके आपका तैयार हो गई, और वो थी आपका 6th 5 ईयर प्लान, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना बच्चे यहाँ पे याद रखना, 6th 5 ईयर प्लान। इट्स ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 1980 टू 1985 अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंदिरा गांधी, ठीक है। इसकी अवधि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 80 से 1980 से लेकर 1985 तक चली थी, ठीक है। तो 1980 से स्टार्ट हुआ और 1985 तक ये बेसिकली चलता गया, ठीक है। इसके बाद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरिडिक्टिंग पॉवर्टी एंड, ठीक है, अचीविंग द आपका टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। मतलब जब इतना सब भारत में घट गया, देखो वॉर भी हो गए, दो इंडो चाइना हो गया, आपका इंडो पाकिस्तान हो गया, और साथ ही साथ आपका नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई। तो अब दोबारा से गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए और आर्थिक उदारीकरण के लिए दोबारा से एक मुहिम शुरू हुई और छठा पंचवर्षीय योजना आया, और ये ठीक ठाक इसने काम किया। इसके बाद आया इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना। इसमें इन्वेस्टमेंट योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग और ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल, यह निवेश योजना ढांचागत परिवर्तन और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर आधारित था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान था ये, क्योंकि ये प्लान जो बना था ये रूलिंग प्लान को रिड्यूस करने यानी कि उसे खत्म करने के बाद बना। तो दिस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो छठी पंचवर्षीय योजना कभी स्किप नहीं करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
इसके बाद ये प्लान भी खत्म होता है और 1985 टू 1990 में फिर आपका 7वीं पंचवर्षीय यानी कि 7th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। इस योजना के उद्देश्य में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन आपका शामिल था। उन्नयन शामिल था, मतलब कहने का मतलब है कि अब दोबारा से अपग्रेडेशन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना, नया प्लान आएगा, नए उद्देश्य आएंगे, इन उद्देश्य से ये 5 ईयर प्लान बनाया गया। ठीक है, चलो अब भैया क्या होता है इसके बाद एनुअल प्लान। 8 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू आ वॉलेंटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकी, मतलब ये धीरे धीरे अपना वर्क नहीं कर सकी। 1985 को शुरू करी गई थी, 1990 में इसका मतलब इसमें दिक्कतें आने लग गई। तो 2 एनुअल प्रोग्राम्स वर फॉर्म द ईयर 1991 से लेकर, मतलब 1990 से लेकर 1992 तक फिर 2 साल का अवकाश हो गया, यानी कि 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब क्या होता है, मतलब देखिए इसमें जो अस्थिरता वगैरह आई थी उसको, सिचुएशन को समझने के लिए दोबारा से अब अवकाश पड़ गया। पहले तो ऑलरेडी देखो, पहले प्लानिंग कम, पहले कितने पे चला था, पहले हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से 1966 से 1969 में अवकाश हुआ। अब दोबारा से फिर रूलिंग प्लान चला 1978 से लेकर 1980। अब दोबारा से यहाँ पे कुछ दिक्कतें परेशानियों का सामना हुआ तो इन्होंने फिर अवकाश लिया और वो अवकाश 1992 में खत्म हुआ। अब आई आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इट्स ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 1992 to 1997 under the leadership of PV नरसिम्हा राव, that is important। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। इसकी अवधि 1992 से लेकर 1997 तक चली थी और पीवी नरसिम्हा राव जी की अध्यक्षता में रहकर बेसिकली हुआ। In this plan, the top priority was given to the development of human resources, employment, education and public health। पहली बार एजुकेशन की बात 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सोच लो देश के विकास में कितनी दूरी बड़ी पड़ी है कि पहली बार आपका जो हमने वर्ड सुना, द एजुकेशन, जो सबसे पहले होता है वो हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना में सुना। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग द प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप पढ़ते हैं तो। इसमें नई आर्थिक नीति आई थी, ये बात आपको याद रखना। नई आर्थिक नीति में क्या था, नई आर्थिक नीति में आपका एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था, लिबरलाइजेशन का मतलब था कि भैया जितने भी थे उन्हें लाइसेंस मुफ्त कर दिया गया, उद्योगों को, कुछ उद्योगों को छोड़कर बाकियों को लाइसेंस मुफ्त कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनीज का आगमन, और आपका ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वैश्वीकरण को जो बढ़ावा दिया गया वो आपका ग्लोबलाइजेशन के अंदर आया। मतलब तो इसीलिए इन्होंने एक नई आर्थिक नीति बनाई थी आपका नरसिम्हा राव जी ने। इसके बाद आता है बच्चों 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में रह के हुआ, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चला। ठीक है, 2002 तक चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसकी अवधि 1997 से 2002 तक बेसिकली चली थी। ठीक है, द मेन फोकस ऑन दिस प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया। ठीक है, इस योजना का प्रमुख फोकस सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास। मतलब देखिए सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, इनजस्टिस होती है ना कि भैया अलग अलग प्रकार से लोगों के साथ कई प्रकार की इनजस्टिस होती हैं, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा भी लगाया था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का जो ये प्लान है अच्छा खासा प्लान चला। ठीक है, तो ये भी देश में अच्छा चला था। इसके बाद आया आपका 10th 5 ईयर प्लान जो 2002 से लेकर 2007 तक, वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दिस प्लान एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था ना, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय।
ठीक है, इसे कहते हैं कि एक व्यक्ति कितना कमाता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो यू कैन से प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना आने वाले 10 सालों में, ये इनका था। तो एक अच्छी मुहिम थी कि भैया एजुकेशन की भी बात हो गई, इनकम की भी बात हो गई, क्योंकि देखिए रोटी कपड़ा मकान, रोटी को पहले क्यों लिया है, क्योंकि रोटी का इंतजाम व्यक्ति कर लेता है, कपड़ा उसका भी कर लेता है, मकान का इंतजाम नहीं हो पाता, अब उसमें एजुकेशन को भी ऐड कर दो, अब उसमें हेल्थ को भी ऐड कर दो। तो ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमारी अभी तक हमारी गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे काम किया, पर अभी तक तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी पूरी की जा रही है हमारे देश में, अगर आज भी मैं बात करूं तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे, इट ऑल्सो एम टू रिड्यूस द पोवर्टी रेशियो 15% बाय 2012। मतलब इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपातों को 15% तक कम करना था। मतलब कि 15% उसको रिड्यूस करना है आपका आने वाले 2012 तक। ठीक है, तो ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य ही था। अगला आता है आपका 10th 5 ईयर प्लान। द ग्रोथ रेट इन्होंने जो एक्सेप्ट की थी वो 8.0% थी, कि मतलब इन्होंने जितनी सोची थी, पर एक्चुअली अचीव्ड जो ग्रोथ रेट थी वो 7.6% इनको अचीव हुई। पर लेकिन मैं इसे फेलियर नहीं कहूँगी, क्योंकि समय आते आते थोड़ी चीज़ें बदली, पर लेकिन इन्होंने फिर भी लगभग ग्रोथ रेट को मतलब अचीव किया ही था। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इतनी ग्रोथ रेट रही। 11th 5 ईयर प्लान बच्चों, इसके बाद 11वां 5 ईयर प्लान आया, फिर उसके बाद 12वां आया। ठीक है, तो 11 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है आपका। ठीक है, तो आपका 11th 5 ईयर प्लान इज ड्यूरेशन वॉज 2007 to 2012 अंडर द लीडरशिप ऑफ आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे लीडरशिप करी गई। द ग्रेट प्लान ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी तरीके से भारत में ये प्लान चला। ठीक है, इस प्लान के दौरान भारत में अच्छी चीज़ें भी हुई। और आपका मनमोहन सिंह जी की एक किताब भी है, चेंजिंग इंडिया। ओके गाइस, तो चेंजिंग इंडिया नामक ये आपका मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तो इनकी अवधि में मनमोहन जी के नेतृत्व में 2000 आपका 7 से लेकर 2012, ठीक है, 2007 से लेकर 2012 तक की थी मनमोहन सिंह जी ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान है। मनमोहन सिंह जी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज, और उसी नॉलेज और जब एक मतलब पावर प्लस नॉलेज, इनका जब संगम हुआ तो एक ग्रैंड इनोवेशन हो गई, है ना। वैसे तो ग्रैंड इनोवेशन एक प्लान भी है जो नीति आयोग ने चलाया है 2017 में। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में बात करी, पर लेकिन ये एक प्लान भी है गाइस। ठीक है, जिसे नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा चलाया गया। और इसी प्लान के दौरान, भाई इस प्लान के नहीं, अगले प्लान के दौरान, ठीक है, अभी बात करूंगी, तो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ठीक है, सी रंगरंजन, इसे सी रंगरंजन जी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो इट्स मेन थीम वॉज रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसका मुख्य अर्थ था कि आपका तेजी से और अधिक समावेशी विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट फैक्टर्स पे काम करना, या डेवलपमेंट पे कुछ इस प्रकार से काम करना कि आज तो हमें उसका फ़ायदा हो, आने वाले टाइम्स में भी हम उसको प्रॉफिट गेन कर पाए, हम उसके फ़ायदे ले पाए। दैट इज़ कॉल्ड आपका रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ द थीम ऑफ द आपका 11th 5 ईयर प्लान। ये आपका 11वें 5 ईयर प्लान की थी। टोटल 5 ईयर प्लान 12 है, तो अभी हमारा एक और बचता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका इट्स अचीव अ ग्रोथ रेट 8% अगेंस्ट द 9%। मतलब हम लोगों ने ना 8% ग्रोथ रेट अचीव कर ली थी, बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी खासी ग्रोथ रेट अचीव कर ली थी। उसके बाद आपका जब 12th 5 ईयर प्लान आया तो सिचुएशंस बिगड़ने लगी। जरा मैं बताऊंगी कैसे बिगड़ी। इसके बाद इट्स अब आता है आपका 12th और लास्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर प्लान, देखिए लास्ट 5 ईयर प्लान, इट्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम 2012 to 2017 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इसे शुरू तो किया गया था, पर बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, तो इसका नेतृत्व आपका जो चला गया था वो आपका उनके पास चला गया था। बेसिकली किसके पास, तो ये चला गया था आपका अभी जो हमारे करंट प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ऊपर चला गया था। उनके ऊपर भी बच्चों किताबें याद आ गई मुझे, नरेंद्र मोदी जी के एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी की किताब है, याद रखना।
मुझे कोई याद आती है तो किताब मैं बता देती हूँ, ठीक है। मेकिंग लीजेंट, ये किताब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है, पर लिखी है बिंदेश्वर पाठक ने, याद रखना। तो ये वैसे इनके ऊपर ही लिखी गई है, पर बिंदेश्वर पाठक ने बेसिकली ये किताब लिखी है। बिंदेश्वर पाठक, मेकिंग लीजेंड, एग्जाम वॉरियर्स, खुद पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ने लिखी है। इसके बाद आपका एक और लिखी है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये किताब आपका शशि थरूर ने लिखी है, ठीक है। ये किताब शशि थरूर ने लिखी है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। और द मेकिंग लीजेंड्स आपका बिंदेश्वर पाठक के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर एक मात्र ऐसी किताब है जो आपका ब्रिल लैंग्वेज में भी अब इसका एडिशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये ब्रिल लैंग्वेज में भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, मतलब जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं ना, तो इसका एडिशन ब्रिल लैंग्वेज में, जिसको आपका थावरचंद गहलोत ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। मतलब एग्जाम वॉरियर पीएम नरेंद्र मोदी जी की है, पर इसका जो ब्रिल एडिशन है वो थावरचंद गहलोत, सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा, थावरचंद गहलोत के द्वारा बेसिकली आपका क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है बच्चों। तो थावरचंद गहलोत के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया था। तो मैंने यही बताया, रिलेटिव बुक मेरे को याद आ गई। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 12th 5 ईयर प्लान की या 12वीं पंचवर्षीय योजना की। और हाँ बच्चों, शशि थरूर जी का जब नाम आ ही गया तो इसकी एक और किताब मुझे याद है, वो भी मैं बता दूं, वाई आई एम हिंदू, ठीक है। तो वाई आई एम हिंदू, ये भी इनके ही द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो वाई आई एम हिंदू ये भी शशि थरूर के द्वारा ही हुई है, तो इसको भी आपको याद रखना है, वाई आई एम हिंदू, ओके। तो ये भी शशि थरूर। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एग्जाम वॉरियर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लीजेंड, मेकिंग लीजेंड बिंदेश्वर पाठक, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर। इसके बाद शशि थरूर ने एक और लिखी है, वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर के द्वारा ही लिखी गई है। रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन भी आपका शशि थरूर ने लिखी है, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन, ठीक है। तो ये भी शशि थरूर के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो एग्जाम वॉरियर नामक किताब है, ये अब आपकी ब्रिल लैंग्वेज में भी आपकी अवेलेबल है, जो कि आपका थावरचंद गहलोत जी ने लॉन्च की थी। पर ये किताब जो एग्जाम वॉरियर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। ओके गाइस, तो ये एंटायर थिंग्स आपको ऑलरेडी समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जो 12th 5 ईयर प्लान है वो 2012 से लेके 2017 तक चला, ठीक है। ये पंडित मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में शुरू हुआ था, पर बाद में इसको पूरा मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो मिड ऑफ दिस प्लान वो मतलब गवर्नमेंट हट गई थी। तो इट्स मेन थीम इज़ फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, सतत विकास के साथ, यानी कि भविष्य को भी साथ करिए, इसकी एक थीम थी। इसके बाद इट्स ग्रोथ रेट वॉज टारगेट वॉज 8%, इन्होंने 8% टारगेट किया ग्रोथ रेट को, ठीक है। 8% रेट मतलब जो टारगेट किया जो ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट जो टारगेट किया था वो 8% किया गया था, पर ड्यू टू सम ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही कम नीचे गिर गया था, मतलब ग्रोथ रेट उतनी जा ही नहीं पाई थी, इतनी ज़्यादा ये नीचे गिर गई। क्योंकि बच्चों अगर मैं ना बात करूँ ना, तो उसी दौरान हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उसी दौरान हमारे देश में एक तो आपका हुआ डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण हुआ, विमुद्रीकरण ओवरनाइट हुआ था, किसी को कुछ पता है नहीं, कुछ भी नहीं। तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो आपके 1000 और 500 के नोट बैन हो गए, जिसकी वजह से अगर इकोनॉमी इतनी ऊपर जा रही थी तो वो इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन चली गई, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था डिमोनेटाइजेशन का, जिसका देश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। देश के पास उसका बहुत अच्छा खासा बेसिकली इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट गाइस, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन हुआ तो जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था, ओके। तो डीमोनेटाइजेशन आपका रहा, जिसका काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बेसिकली पड़ा था, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको ये बात कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बात कर ही चुकी हूँ,
तो कंप्लीट आपका जो 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, वो किस लिए आपका फेमस हुआ था? वो फेमस हुआ था अपने फेलियर के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा फेलियर था आपका 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो सबसे बड़े फेलियर्स में मशहूर हुआ आपका 12वां 5 ईयर प्लान, और 12वें 5 ईयर प्लान के दौरान ही देश के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ स्थितियाँ शुरू होने लग गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी एंटायर बात समझ आ गई है। तो अभी के लिए या अभी यहाँ पे ये करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं बच्चों, वो हम लोग नीति आयोग स्टार्ट करेंगे।